हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी का क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर 2 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना का चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुके हैं। आप अगर नए हैं तो उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्तुओं के समूह बनाना। क्लियर? तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें ओवरव्यू क्या हो सकता है चैप्टर में। क्लियर? जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है वस्तुओं के समूह बनाना। क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, या इसे इंग्लिश में कहें तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्लियर? तो एक्चुअली क्या है कि बच्चों आप जानते हैं कि हम अपने आसपास किन किन वस्तुओं को देखते हैं, है ना। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं, हमने देखा होगा कोई चीज हमारी लकड़ी की भी बनी होती है ना। यहाँ पर लकड़ी की भी होती है। हम देखते हैं कि कोई चीज हमारी किसी चमड़ा की भी होती है। हम अपने आसपास कागज की भी वस्तुएं देखते हैं, है ना। और जो हम अपने आसपास प्लास्टिक की भी चीजें देखते हैं, है ना। हम अपने घर या स्कूल में हम कांच की भी चीजें देखते हैं, है ना, लोहे की भी चीजें देखते हैं। इस प्रकार की हम अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। वो किसी न किसी, ये सब बच्चों क्या कहलाते हैं? वो किसी न किसी पदार्थ के बने होते हैं। ये सभी जो हैं कहलाते हैं कोई पदार्थ। ठीक। अब बच्चों आपने देखा होगा कि यही वस्तुएं ना, कोई हमारी वस्तु गोल होती है तो कोई चपटी होती है ना, कोई लंबी होती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमारी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों की भी होती हैं और अलग अलग आकृतियों की भी होती हैं बच्चों। ठीक है, आकृति। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे हम अपने स्कूल में देख लें, अपने घर में देख लें, है ना, या अपने आसपास पड़ोस में सड़कों में निकलते हैं वहां देखते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के ट्रक, साइकिल, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वो अलग अलग पदार्थों की बनी है। तो यानी कि जो हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं, वो या तो उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो पदार्थ के आधार पर बच्चों, कि या तो वो किसी पदार्थ की बनी होगी ना, एक ही चीज कई पदार्थ, एक ही वस्तु कई पदार्थों की भी बनी हो सकती है, और उनको आकृति के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में यही हम देखेंगे कि कौन सी वस्तु किस पदार्थ की बनी है, उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, और आकृति के आधार पर, जैसे कि गोल वस्तुओं अलग ग्रुप होगा, है ना। इस प्रकार से आज के चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे। और बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि एक ही पदार्थ, जैसे कि हम बात कर लें लकड़ी, ठीक, अगर हम बच्चों लकड़ी की हम बात करें, आपने देखा होगा कि लकड़ी की कुर्सी भी होती है ना, लकड़ी की खिलौने भी लकड़ी के होते हैं, है ना, लकड़ी की टेबल भी होती है, और भी लकड़ी का हमारा बल्ला भी होता है। ऐसे कई पदार्थ, मतलब एक ही पदार्थ लकड़ी की कई ऐसी वस्तुएं होती हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि अलग अलग वस्तुएं किन किन पदार्थों से बनी होती हैं, क्या इन पदार्थों के सभी के गुण एक जैसे होते हैं, है ना। अब जैसे कि हम बात करें हमारा पानी, बच्चों आपने देखा होगा कि पानी जो है, या तो हम किसी कांच के बर्तन में लेते हैं, है ना, या कोई हमारा धातु होता है ना, धातु में जैसे कि आपका स्टील हो सकता है ना, इनके भी होते हैं, या हम पानी किसी प्लास्टिक के पात्र में भी ले लेते हैं बच्चों ना। तो आज के इसमें यही सीखेंगे कि आखिर पानी के लिए यही चीजें क्यों आवश्यक हैं, पानी हम किसी कागज में क्यों नहीं रखते हैं,
पानी किसी कपड़ा में क्यों नहीं हम यूज करते हैं? तो यही सब चीजें हमें सीखनी है कि हमारे आसपास भी जो वस्तुएं हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, हमारी वस्तुओं के समूह बनाना। तो अब हम चलते हैं कि टॉपिक में क्या है चैप्टर। ठीक है, तो 2.1 क्या कह रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हम बात करेंगे कि हमारे जो चारों ओर की वस्तुओं की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं और चलते हैं समझते हुए। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि हमने देखा है कि हमारे भोजन और हमारे वस्त्रों, बच्चों जो हम भोजन करते हैं और जो हम वस्त्र यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सभी क्या है, विविधता होती है उन सभी, यानी कि वो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखा होगा बच्चों, है ना, कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं या हम घर में ही देखें तो हमारी मम्मी, हमारी दीदी, भाई बहन, पापा अलग अलग प्रकार के सब लोग कपड़े पहनते हैं, है ना। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं, मतलब हर जगह अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। हम अपने आप हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, ये जो पॉइंट आ गया ना, आकृतियां, रंग या गुण भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। बच्चों हमने देखा होगा कि हम अपने आसपास देखते हैं कि जैसे कि कोई कैसा होता है, किसी की आकृति कैसी होती है, किसी का कलर कोई हरा है, कोई पीला है ना। ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, अपने चारों ओर देखिए। अब ये कह रहे हैं कि हम अगर अपने चारों ओर देखें तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। कह रहा है कि आप अपने चारों ओर बच्चों देखो और आप ये छांटो कि कौन कौन सी चीजें गोल हैं, है ना। गोल में अब हम क्या कह सकते हैं, हमारी गेंद गोल हो सकती है, फुटबॉल गोल होती है, या हम गोल फल ले सकते हैं, जैसे कि आपका सेब हो गया, संतरा हो गया, है ना, अमरूद हो गया। ये ज्यादातर क्या होती है, गोल गोल आकृति होती है, यानी कि हमारी जो वस्तुएं हैं बच्चों, वो आकृति के अनुसार भी अलग अलग होती है। कोई गोल होती है, कोई अंडाकार होती है ना, कोई बेलन की तरह लंबी होती है, इस तरह से होती है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें, रबड़ की गेंदें हो सकती हैं, फुटबॉल तथा कंचे भी गोल होते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसे वस्तुओं की भी रखा जा सकता है। ये भी लगभग गोल ही जैसे होते हैं, तो इनको भी हम गोल आकृति में एक लिस्ट बना सकते हैं। क्लियर? यही वो क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे कि ये जो वस्तु, अब ये जो फिगर देख रहे हैं, इसको भी देखते हैं बच्चों। ये इमेज दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि हम सीख सकें, है ना। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेल फोन है, मोबाइल है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, यहाँ पर एक डोल है, यहाँ पर ताला है, यहाँ पर ये कंचा रखा हुआ है, ये कोई पेन का बॉक्स टाइप से, यहाँ पर ग्लास, और यहाँ पर पेंचकस, और ये कुछ फाइल टाइप से है। ठीक है, यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये आपका बॉक्स है। तो देख रहे हैं ना, सबकी आकृति शेप अलग अलग है। सो यही बताना चाह रहा है। अब कह रहा है कि मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, मतलब हम अब एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जो सभी प्लास्टिक की हो। तो प्लास्टिक की लिस्ट में क्या क्या आ सकता है, प्लास्टिक की लिस्ट में आपकी बाल्टियां, लंच बॉक्स भी प्लास्टिक का होता है, हमारे खिलौने भी होते हैं, जल भरने के पात्र जैसे कि हम मग, ग्लास प्लास्टिक के भी होते हैं, पाइप भी प्लास्टिक के होते हैं, तथा इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। यानी कि अगर हम बच्चों प्लास्टिक की बात, चीजों की बात करें, वस्तुओं की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हम आसपास देखते हैं प्लास्टिक की होती हैं, है ना। हमारा पेन जिससे हम लिखते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है ना। हम्म। तो अब आगे देखते हैं, अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हो सकते हैं। अतः हम वस्तुओं को इस आधार पर तो बहुत प्रकार से बांट सकते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज होगी तो कोई लकड़ी की चीज होगी, है ना। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। उपयुक्त जो हमने उदाहरण पढ़े, इनसे हमने वस्तुओं के समूह को
में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ के वे बने हैं के आधार पर बांट सकते हैं। अब हमने जो-जो वस्तुएँ देखी या हमारे आस-पास जो भी वस्तुएँ होती हैं, या तो वो आकृतियों के आधार पर हमको एक ग्रुप बना सकते हैं या उनके पदार्थ यानी कि वो किस चीज़ की बनी है, इसके आधार पर भी बच्चों हम वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। ठीक है? हमारे चारों ओर की वस्तुएँ जो हैं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। हाँ, ये बात सही है। ये पदार्थ काँच, धातुएँ, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, पंख का मतलब होता है बच्चों कीचड़, ठीक है? कीचड़, मृदा मतलब मिट्टी, है ना? हमने मिट्टी के खिलौने देखे होंगे, मिट्टी का घड़ा होता है, कई चीजें मिट्टी की भी बनी होती हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि कहने ये चाह रहा है बच्चों, हम जो अपने आसपास की वस्तुएं देखते हैं, आपने देखा होगा अपने घर या किचन में देखेंगे या आप जहाँ बैठे हैं वहां पर भी देखें, आप जिस बेड में बैठे हैं या कुर्सी में बैठे हैं वो भी किसी लोहे की होगी या प्लास्टिक की होगी या लकड़ी की होगी, है ना? आपके आसपास हम लोग ग्लास देखते हैं जैसे कि कांच की भी चीजें होती हैं, कुछ धातुओं की, जैसे कि धातुओं में आपका लोहा आ जाता है बच्चों, है ना? सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, ऐसी कई चीजें आपकी धातुओं में आ जाता है। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, हम और भी अधिक प्रकार के पदार्थ बता सकते हैं कि कौन-कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है? अब ये जो कुछ क्रियाकलाप दिए हैं, वैसे क्रियाकलाप भी पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि यहाँ से हमें सीखने को भी मिलता है। तो क्रियाकलाप फर्स्ट देखें, हमें कुछ करना नहीं, बस पढ़ना है और समझ लेना है, ठीक है? इसमें ये कह रहा है कि आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। ये कह रहा है कि अब हम इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, तो कह रहा है कि अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको उठाकर एक जगह रख लो कहीं पर, ये कहना चाह रहा है। आपको रखना नहीं है बट हम समझा देंगे। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि हर एक बच्चा अपने घर से कोई एक चीज उठाकर स्कूल में क्लास में ला सकता है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? कुछ वस्तुएं हमें कक्षा में के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र मिल सकती हैं। हमारे इस संग्रह में हम जो भी वस्तुएं इकट्ठा करेंगे उसमें क्या-क्या हम ला सकते हैं या हो सकता है। देखो अगर हम क्लास में जाएं तो क्लास में हमें चॉक मिल जाएगी, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, है ना? हथौड़ा भी मिल सकता है, कील, साबुन, ये जो हम घर से ला सकते हैं, पहिए का आरा, बैट जिसे हम बल्ला कहते हैं वो भी ला सकते हैं। हम घर से माचिस की डिब्बी भी ला सकते हैं, नमक भी ला सकते हैं, आलू ला सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग ला सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं, हम ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं जो हम ला नहीं सकते हैं। जैसे हम बाहर देखते हैं बहुत बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि बात करें दीवार हो गया, वृक्ष हो गया, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर आप देखते हैं, सड़कें देखते हैं, है ना? ये सब चीजें भी तो हम वस्तुएं ही तो हैं ये सब, इनको भी हम नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब जो हमने वस्तुएं संग्रह की हैं, संग्रह का मतलब बच्चों संग्रह का मतलब है बच्चों, जो वस्तु हम लोगों ने कलेक्ट की है, इकट्ठी की है, ठीक है? इकट्ठी की है, संग्रह का मतलब उन सभी वस्तुओं को पृथक, पृथक का मतलब होता है बच्चों अलग, अलग अलग, ठीक? अलग अलग कीजिए। किस आधार पर अलग करना है? अब कह रहा है कि जो हम लोगों ने जो वस्तुएं इकट्ठी की हैं उनको अब अलग अलग करना है। कैसे? हमें जैसे कि उसमें से हमें देखना है कि कागज वाली चीजें कौन कौन सी हैं, वो अलग रखनी है कि ये चीजें कागज की बनी है, उनको भैया एक तरफ रख दो, और ये कुछ चीजें लकड़ी की होंगी उनको एक तरफ कर दो, प्लास्टिक की चीजें होंगी वो एक तरफ कर देंगे, लोहे वाली चीजें होंगी एक तरफ कर देंगे, स्टील वाली चीजें होंगी एक तरफ कर देंगे, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है? इस प्रकार अगर हम करेंगे तो इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं, दो समूह में बांट सकते हैं, दो से अधिक समूह में भी बांट सकती हैं। इनमें एक समूह को सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने
वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं, है ना? खाना पकाने में कौन-कौन सी वस्तुएँ होती हैं, उनको भी अलग कर सकते हैं, है ना? आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, यानी कि हम और अब अच्छा काम करें। एकत्र की गई सभी वस्तुओं जो वस्तुएँ हमने इकट्ठी की हैं, उनकी सारी 2.1 में इन्होंने सूची बनाई है कि हम लोगों ने क्या-क्या इकट्ठा किया है और उनको उनके आकृति के आधार पर, पदार्थ के आधार पर अलग-अलग नाम लिखकर लिस्ट बना लेना है। प्रत्येक वस्तु जिन-जिन पदार्थों से बनी है, उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। अब मतलब जो-जो हमारी वस्तुएँ बनी हैं, वो किस पदार्थ की बनी हैं। हम देखेंगे कोई लकड़ी की होगी, कोई कागज़ की होगी ना, तो उनको एक लिस्ट में लिख लेना है। इतनी लंबी साड़ी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएँ संभव हैं, उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतूहल हो सकता है। अब कह रहा है कि एकत्र की गई सभी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों के में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों की सहायता, शिक्षक या अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। कहना ये चाह रहा है कि कुछ तो आपको बच्चों पता होंगी कि ये लकड़ी की है या ये प्लास्टिक की है, बट कुछ ऐसी भी चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, जिन्हें आपको पता ही नहीं कर पाओगे ये किस चीज की बनी है। तो ऐसे में आप अपने शिक्षक, अपने पेरेंट्स, इनकी मदद ले सकते हैं कि बता दो ये किस चीज की है ना? स्टील की है या चांदी की है, ऐसे वो बता देंगे अगर कोई चीज आपके पास होगी। ठीक, फिर उसको लिस्ट में आप लिख सकते हैं। अब ये सब चीजें एक लिस्ट बन जाएगी। तो 2.1 लिस्ट क्या आती है, जैसे कि 2.1 लिस्ट में वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। हमने ने देखा कि अब जो भी हम लोगों ने इकट्ठा किया होगा उसमें प्लेट भी आ गई। इन्होंने लिख दिया प्लेट, यानी कि प्लेट भी होगी। अब प्लेट किस किस चीज की बनी हो सकती है? प्लेट जो है आपकी इस्पात यानी कि स्टील की भी बनी हो सकती है। प्लेट हम लोग बच्चों देखते हैं कांच की भी होती है। प्लेट प्लास्टिक की भी होती है और अन्य भी कई चीजें प्लेटें बन सकती हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने पेन भी देख लिया। पेन आपका प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है। अब ये हम भर देते हैं, यहाँ पर हम कुर्सी भी ले सकते हैं। कुर्सी क्या होती है? कुर्सी जो होती है वो बच्चों लकड़ी की भी होती है। कुर्सी हम देखते हैं प्लास्टिक की भी होती है ना? ऐसे हम हमारे पास कोई पानी पीने का जग हो सकता है या कोई गिलास हो सकता है, ऐसे लिस्ट गिलास या जग ये देखते हैं ना। गिलास हमारा कांच का भी होता है, किसी प्लास्टिक का भी होता है या कोई धातु स्टील का भी ले सकते हैं, है ना? तो ये चीजें ऐसे हो सकती है, यही सब इसमें था। अब क्रियाकलाप 2 देखें। 2 में क्या कराना चाह रहा है? साड़ी 2.2 यानी कि ये वाली साड़ी, ठीक? अभी देखते हैं बाद में। कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। अब इसमें जो है सूची पदार्थों की सूची दी गई है। पदार्थों में क्या-क्या आ जाता है? आप जैसे कि लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, है ना? और भी कई लोहा ले लो, ठीक है? इस तरह से लास्ट कॉलम हमने लोहा भर दिया, और भी चीजें होती हैं। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। और भी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लोहा जोड़ दिया। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी हैं। उन्हें कॉलम 2 में अब ये जो पदार्थ लिख दिए गए हैं, कह रहा है कि इन पदार्थों में आपने लकड़ी की क्या-क्या चीजें देखी हैं, उनके नाम लिखिए। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है, लकड़ी की हम लोग कुर्सी देखे हैं, लकड़ी की हमारे पास मेज होती है, लकड़ी का हल होता है, लकड़ी का बैलगाड़ी हम लोगों ने देखा है और इसके पहिए भी लकड़ी के होते हैं। और क्या-क्या लकड़ी के बच्चे हमने को देखा देखा होगा बच्चों, हमारे जो चारपाई जो होती है हमारे घर में, वो भी होता है ना? और लकड़ी के खिलौने भी होते हैं, लकड़ी का बल्ला भी होता है। ऐसे कई सारी चीजें लकड़ी की होती हैं। लकड़ी के हमारे गेट भी होते हैं, दरवाजे। ऐसे कागज की अगर हम बात करें बच्चों, कागज की हमारी पुस्तक होती हैं, किताबें होती हैं, हमारा नोटबुक कागज का होता है। हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी कागज का ही होता है। खिलौने भी कुछ कागज के बनाए जाते हैं, कैलेंडर भी होता है और भी ऐसी कई चीजें जो हैं वो कागज की होती हैं। कागज के हमारे बच्चों नोट भी होते हैं,
रुपए वाले नोट कागज के होते हैं। इस प्रकार से हम कई नाम लिख सकते हैं कागज के। चमड़ा की अगर हम बात करें बच्चों, चमड़ा का हम लोग जैकेट देखते हैं, हमारा जो पर्स होता है वो भी चमड़ा का होता है, हमारी जो बेल्ट होती है वो भी चमड़ा का होता है। ऐसे कई चीजें चमड़े की होती है। क्लियर। प्लास्टिक की अगर हम बात करें, प्लास्टिक की बच्चों अगर हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक की कुर्सी भी होती है, प्लास्टिक के खिलौने हम लोगों ने देखे, है ना, खिलौने। प्लास्टिक के ऐसे कई चीजें, जग हो गया, बाल्टी हो गई प्लास्टिक की, कई सारी चीजें प्लास्टिक की होती हैं। रुई की बच्चों हमारी रजाई होती है जो हम सर्दियों में यूज करते हैं, है ना। और भी रुई की हमारी जो हम आरती उतारते हैं, दिया हमारा जो है रुई का होता है, दिया जो बत्ती बाती होती है वो भी रुई की होती है। इस प्रकार के लोहे का हम क्या कहते हैं, लोहे के हमारे गेट होते हैं, लोहे के गाड़ियां होती हैं, है ना। ऐसे कई चीजें लोहे की भी होती हैं। ऐसे हम कई और भी पदार्थ लिख सकते हैं। ये तो यहाँ से ये हमें पता चला। अब ये हम जो देखें, कह रहा है कि पदार्थों के गुण। अब जो हम लोगों ने पदार्थ बच्चों देखे, जैसे कि लकड़ी, लोहा, कागज, रुई, प्लास्टिक, ये क्या है, ये सभी पदार्थ हैं। अब इन पदार्थों की क्या क्या गुण हो सकते हैं ये देखते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? जो ग्लास जो होता है वो कपड़े का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? हम लोगों ने देखा कि ग्लास या तो हमारा कांच का होता है, क्लियर, या फिर ये किसी धातु का होता है, क्लियर, या ये प्लास्टिक का होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ग्लास कपड़े का नहीं होता है। क्यों नहीं कपड़े का होता है? ये ध्यान में रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः किसी द्रवों, द्रवों का मतलब ऐसी चीज जो बहती है, वो द्रव होता है, द्रवों को रखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ग्लास का यूज हम द्रवों को भरने के लिए करते हैं। लेकिन बच्चों कपड़े में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वहां से तो वो टपक टपक के निकल जाएगा, द्रव या पानी या दूध उसमें रुक ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम जो है कपड़े के ग्लास नहीं बनाते, ठीक है, इनके बनाते, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड होते हैं। इसलिए अब हम यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हमारा ये कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? ठीक, हास्यास्पद मतलब बहुत ही मजाक होगा कि अरे कपड़े का ग्लास, लोग हंसेंगे। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कारण नहीं होगा। हम जिसमें खाना बनाते हैं वो हमारे देखे होंगे स्टील के होते हैं, मजबूत होते हैं ना, धातु के बने होते हैं। अगर कागज के हम बनाएंगे तो वो तो जल ही जाएंगे, खाना बनेगा कैसे, या वो उसमें भोजन टिकेगा ही नहीं। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक, हम पदार्थ कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके क्या गुण हैं, उसके आधार पर ही हम करते हैं। अब ये जो पदार्थ होते हैं बच्चों, ठीक, कोई पदार्थ बहुत ठोस होता है, कोई पदार्थ बहुत मुलायम होता है। तो इस आधार को देखकर कोई चीज ठोस है तो इस ठोस चीज में हमारे लिए कौन सी किस काम आ सकती है, इस आधार को देखकर कोई चीज मुलायम होती है। इसी आधार को देखकर, पदार्थ के गुणों को देखकर हम ये पता कर लेते हैं कि हाँ इस काम के लिए हमारा ये वाला पदार्थ ठीक रहेगा। ठीक, यही बात ये कहना चाहता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ नीचे गुणों की विवेचना की गई है, अब उन गुणों को बताया गया है, अभी देखते हैं। अब ये कह दिया कि दिखावट, मतलब हम देख कर भी पदार्थों के गुण बता सकते हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक, पदार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी की अगर हम बात करें, लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु लोहे
परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों ये लोहा होता है, तांबा होता है और एल्युमिनियम, ये सभी धातु हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ एक जैसे गुण इनके होते हैं, बट लकड़ी धातु नहीं होती है, ये अलग होती है इन चीजों से। ठीक, तो देखकर भी हम बता सकते हैं कि क्या है, कौन सा पदार्थ कैसा है और ये किस काम में आ सकता है। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं लकड़ी को हम जलाने के काम में लाते हैं, लोहे को थोड़ी ना जलाते हैं, है ना, क्योंकि लकड़ी से हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। सो क्रियाकलाप 3 देखें, कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों, जैसे हम गत्ता देखें, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। कह रहा है कि ये सब चीजें इकट्ठी कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? अब इतनी चीजें ली, क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? ठीक, जो चमकीली होंगी उनको अलग कर लीजिए। तो अगर इनमें देखें तो हमें एल्यूमीनियम चमकीला दिखाई देगा, तांबे का तार चमकीला दिखाई देगा, तो ये दो चीजें चमकीली दिखाई देंगी। चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। कह रहा है कि जो जो चमक रही हैं उनको अलग कर दो। अब जो चीजें चमकती हैं वो कौन सी धातु होती हैं, वो कौन से पदार्थ होते हैं, वो जानेंगे। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि जो भी हमें चीजें हैं उनको काट रहे हैं, काटते हुए उनको ध्यान से देखना है। आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। अब कुछ पदार्थ जैसे कि कोई पदार्थ ऐसे बहुत गंदे हैं बट उनको काटा बाहर से, क्योंकि पड़े हुए गंदे हो गए, काटने पर अंदर का तो साफ होगा। अगर अंदर का काटने पर वो चमक रहा है, तो जहां हम लोगों ने चमकीली वस्तु रखी थी तो उनको भी उनमें शामिल कर लेना है। ये पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है। ठीक, क्या आप अन्य पदार्थों में से इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति, द्युति और चमक एक ही चीज होती है, देखते हैं? जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। कह रहा है कि जितने भी पदार्थ हैं आप अगर काट सकते तो काटो, और चमक रहे हैं तो उनको चमक वाली पदार्थों के साथ रख देना है। अब जो द्युतिवान तथा द्युतिहीन, मतलब जो चमकदार हैं और जो चमक नहीं रहे हैं, पदार्थों की सूची बनाइए। अब चमकने वाले एक तरफ लिख लो और ना चमकने वाले पदार्थ एक तरफ रख लेने हैं। जैसे कि इस धातु को काटा, ऊपर से तो ये चमक नहीं रही, बट आप ये देखें ये वाला लेयर ये चमक रही थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब कह रहा है कि रेगमाल से रगड़ कर ये देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है अथवा नहीं। रेगमाल मतलब एक खुरदरी सी सीट होती है जिससे आप रगड़ने से धातु के ऊपर जो भी डस्ट होती है वो हट जाती है। तो आप वो जब रगड़ेंगे रेगमाल, तो क्या रेगमाल बच्चों आपने अपने घर में जब पुताई होती है, जो पेंटर होते हैं वो रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं, दीवार या गेटों को रगड़ते हैं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि रेगमाल रगड़ने से के बाद भी वस्तु चमक रही है। अगर चमक रही है तो उसको चमकदार वस्तुओं में रख देंगे, नहीं चमक रही है तो नहीं चमकने वाली वस्तुओं के साथ रखेंगे। अब कह रहा है कि पदार्थ जिनमें एक प्रकार की द्युति होती है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, वे प्रायः धातु होती हैं। बच्चों समझ में आया कि धातु क्या होती है? आप अपने आसपास जो भी वस्तु देखते हैं और जो चमक रही है ना, उन वस्तुओं को धातु कहते हैं, और धातुओं को पीटने पर आवाज आती है। अच्छा बच्चों, आप अपने घर के बर्तन देखते हैं, कितनी जब मम्मी धुलती हैं तो कितने अच्छे चमक देते हैं, साइन देते हैं, है ना? यस, आप अपनी साइकिल देखते हैं, साइकिल के जो पहिए होते हैं, रिम जिसे कहते हैं, वो भी बहुत चमकता है ना? तार जब आप छीलते हैं तो वो भी बहुत चमकता है। तो जो चीज चमकती है और उसे पीटने पर आवाज भी आती है, तो ऐसी वस्तुओं को बच्चों क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मेटल्स कहते हैं। ठीक, वो मेटल कहलाते हैं। अब जैसे कि आपको बच्चों लोहा देखा होगा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, जो धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं, बट कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो धीरे 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 चमकना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें जंग लग जाती है और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं, मतलब चमकदार नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा
उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। ठीक, उनमें वायु और जो नमी के कारण वहां पर जंग लग जाती है, रोस्टिंग हो जाती है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और ये देखें कि इनमें धुती है अथवा नहीं। अब हम पदार्थों को बच्चों कठोरता के आधार पे हमने दिखावट देखकर, ऊपर हमने क्या जाना कि वस्तुओं को हम देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु कैसी है। यदि वस्तु चमकदार है, देखकर बताएंगे यानी कि वो धातु होगी। अब कठोरता के आधार पर भी धातुओं को बता सकते हैं या पदार्थों को बता सकते हैं। ठीक है कि कोई चीज हम बच्चों अपने आसपास देखा होगा, जैसे रुई मुलायम होती है, बट लोहा या लकड़ी आप देखते हैं कुछ सॉलिड होती है ना। किसी को बजाने पर आवाज आती है, किसी को बजाने पर नहीं। तो इस आधार पर भी हम पदार्थों को पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है ना। कुछ चीजें दबाना बहुत कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित मतलब एकदम पिचक जाती है ना, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। धातु की एक चाबी लीजिए। अब आप देखते हैं कि हमारा जो ताला होता है उसकी जो चाबी होती है, ताला ले लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मतलब उसको खरोंचिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है वो आपके कोमल या मुलायम पदार्थ कहलाते हैं। समझ गए? हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों, जो चीज आसानी से दब जाती है तो वो मुलायम उसे कहते हैं। अरे यार इट इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है ना। जिस जो आसानी से दब जाती है उसे सॉफ्ट या मुलायम कहते हैं, और जो दब नहीं जाती वो हार्ड या उसे कठोर कहते हैं। वही इस टॉपिक में है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर कहलाते हैं या हार्ड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम रुई की बात करें, रुई तो बहुत आसानी दब जाती है, तो रुई आपकी क्या हो गई, मुलायम हो गया। स्पंज की हम बात करें, कोमल होते हैं, है ना। जबकि लकड़ी क्या होती है, कठोर होता है। लोहा क्या होता है, कठोर। धातुएं ज्यादातर कठोर होती हैं। अब बच्चों दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति, कठोरता, रुक्ष मतलब एकदम खुरदरा अथवा बहुत ही चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? ठीक है, ये तो हम लोगों ने जाना है कठोरता के आधार पर। अब हम देखते हैं विलेय अथवा अभिलेय क्या होता है। ठीक, विलेय का मतलब बच्चों वो होता है कि जो चीज द्रव में घुल जाए, है ना। जैसे कि हम चीनी को पानी में डालें तो चीनी शरबत बन जाता है, चीनी गायब हो जाती है, घुल जाती है ना, दिखती नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में या पानी में घुल जाएं वो पदार्थ बच्चों द्रव कहलाते हैं, और जो पानी में डालकर या किसी द्रव में डालें घुलते ही नहीं है, है ना। जैसे आप पानी में बालू डाल दो, बालू घुलेगी नहीं, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। तो ये वो पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते हैं अभिलेय कहलाते हैं। तो वही सब चीजें इसमें हमको जानना है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। आपको करना नहीं है, उन्होंने कहा कि एकत्र करो। ऐसा करके देख सकते हो, फील कर सकते हो। हाँ, आप मिट्टी ले सकते हो। आप अपने आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन, कहीं किसी का घर बना तो वहाँ मोरम या बालू हो सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चीनी ले लो घर से थोड़ा, है ना, वहां से नमक ले लो। तो आप इन सबको पानी में जब मिलाएंगे, अलग अलग ग्लास में मिलाओ। एक ग्लास में आप चीनी को पानी में मिलाइए, एक में नमक, एक में मोरम। आप फिर देखें कि कौन सी चीज घुल गई है, हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यही सब इन्होंने कराया। फिर उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो चीज घुल जाएगी तो उसे घुलनशील कहेंगे या विलेय कहेंगे, जो चीज नहीं घुलेगी वो अभिलेय कहलाएगी। यही सब इस चीज में बताया। ये देख लो, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये धीरे धीरे कर दिख रहे हैं।
देखो नमक को अगर हम बात करें, जल में मिलाएं तो ये पूर्णतः लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। चीनी भी गायब हो जाती है, बालू गायब नहीं होगी, नहीं घुलेगी। चौक का पाउडर पूरी तरह से नहीं मिलता है, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलता है, ठीक है। ये भी पूरी तरह नहीं, चौक पाउडर, क्योंकि सफेद सफेद हमें दिखता है बाद में वो। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। अब जो हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल कर लिया वहां पर, तो कुछ पदार्थ पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात तो घुल गए या विलीन हो गए, तो हम क्या कहते हैं, ये पदार्थ जल में विलय हैं। तो हमने भी बताया कि जो घुल जाते हैं वो विलय कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। बिलोड़ी मतलब और हिलाने पर, मिक्स करने पर वो नहीं घुलते। तो ऐसे पदार्थ जल में अविलेय होते हैं, अविलेय कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्या कोई और भी द्रव विलीन हो जाता है? हाँ, विलीन हो जाते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 5 बताया गया है, ये देखते हैं। अब कह रहा है कि क्या और भी चीजें द्रव, जैसे कि पानी भी एक द्रव है, क्या और भी कोई द्रव जल में विलीन हो जाता है? जिसके हमने लिए सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं हो जाते हैं ना। यहाँ पर देखो, ये ऊपर सा दिख गया कोई तेल जैसा, यहाँ पर जो है ना मिक्स हो गया है, तो वो दिख नहीं रहा है। क्लियर? तो ये सब चीजें थी। अब हम यहाँ पर ये देखें, ये वाला पॉइंट, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्या वस्तुएं जल में, हाँ, वस्तुएं जल में तैर भी सकती हैं और डूब भी सकती हैं। कैसे? क्या क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय जो ठोस जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, वे जल के पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी अपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा, जिनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये अगर आप देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें तो जल में बैठ गई हैं नीचे, कुछ उसमें तैर रही हैं। क्या कारण है ये, अगर इसमें जानते हैं। अन्न लगे थे, अन्न डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए तथा क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। ये तो हम लोग बहुत चीजें देखते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? डूब जाती, पत्तियां तैरने लगती हैं, कंकड़ डूब जाता है ना, कोई पत्थर वगैरह तालाब में। बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले अथवा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दीजिए। ऐसे कोई 5 नाम लिखिए जो डूब जाती हैं और तैरती हैं, है ना। द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? अब बच्चों, पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं बच्चों जिसको हम आर पार देख सकते हैं ना, जैसे कांच। कांच अगर ये है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं ना। खिड़की होती है हमारी कार की, ट्रांसपेरेंट होती है ना। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वही पारदर्शिता के बारे में देखें। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा बचपन में। बच्चों, हम लोग लुका छिपी खेलते हैं, और हम लुका छिपी के लिए कौन सी जगह पर लुकते हैं? ऐसी जगह लुकते हैं जहां से हमें कोई देख ना पाए। ऐसी जगह तो रुकेंगे नहीं जहां से कोई हमें दूर से ही देख ले, है ना।
तो उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। वही बात जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? अरे भाई, शीशे की खिड़की के पीछे छुपेंगे तो वो हमें दूर से ही देख लेगा, वो तो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ऐसी कांच होता है, उसको तो दिखता है आर पार। तो स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। ठीक है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। कांच के आर पार हम लोग देख सकते हैं, कांच की बोतल होती है, जिसे आप दुकान में ये देखें कंटर, ये सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ताकि ये इसलिए ट्रांसपेरेंट है और इनमें टाफियां इसलिए भरी जाती हैं ट्रांसपेरेंट में, क्योंकि अंदर इसके क्या रखा हुआ देख सकें और हम अपने मन की चीज ले सकें। जल के भी आर पार हम लोग देख सकते हैं, पानी में भी कोई चीज पड़ी है तो हमें साफ दिखती है, बशर्ते पानी साफ होना चाहिए। वायु चल रही है, हवा में भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं। कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट अथवा मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। इसके विपरीत, मतलब जो हम लोगों ने बात की ट्रांसपेरेंट, इसके विपरीत ऐसी भी वस्तुएं होंगी जिसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता है, तो वही बात करेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक है। इन वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ठीक है, ओपेक। ठीक है, ओपेक कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा गया है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। लकड़ी कैसी है, अपारदर्शी, तभी तो हम लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं ज्यादातर, या लकड़ी के बॉक्स भी होते हैं, ताकि उनके अंदर क्या है, हम लोगों ने अपना चीज छुपा के रखी, कोई दूसरा देख ना पाए। ठीक है। क्या अब हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में अलग अलग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज पारदर्शी है और कौन सी चीज अपारदर्शी है। बच्चों अब आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 6 में क्या कह रहा है, कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। प्रदीप्त मतलब कोई चमकता हुआ बल्ब, चमकता या जलता हुआ बल्ब देखिए। इस संबंध में आप प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3, आप एक बच्चों कागज लें और अपने घर में जलते हुए बल्ब को देखें। तो क्या आप जलते हुए बल्ब को बहुत देख पा रहे हैं? डेफिनेटली नहीं देख पा रहे होंगे। बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? तो क्या आप दिख रहा है जहां पर तेल डाला? ठीक है। क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? ठीक है, दिखाई देगा। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं। सभी वस्तुओं को तो नहीं देख सकते हैं। चमकती हुई वस्तु तो दिखाएगी क्योंकि लाइट आएगी, वहां से पास होगी, कदाचित नहीं। ठीक है। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उनको कहते हैं पारभासी कहते हैं। ठीक है, पारभासी कहते हैं, ट्रांसक्लेंट कहते हैं। मतलब पारभासी का मतलब बच्चों वो होता है जिससे हम
कोई चीज थोड़ी थोड़ी दिखे, पूरी तरह ना दिखे, बस हल्की हल्की ब्लर टाइप से दिखे, वो आपके पारभासी या ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं ऐसे पदार्थ। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को बसा के लिए परीक्षण करने में किया था। यह भी पारभासी ही है। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि पदार्थ या तो हमारा पारदर्शी होगा, ठीक, पारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, या दूसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, आ माने नहीं, पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जाए वो अपारदर्शी, और जिसके आर पार थोड़ा देखा जा सके, पूरी तरह से नहीं देखा सके, उन्हें कहते हैं पारभासी। क्लियर बच्चों? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप समूह में बांट सकते हैं। यही हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पर किया कि पदार्थों को तीन भागों में भी देख सकते हैं। किसके आधार पर? पारदर्शिता के आधार पर। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। क्लियर? ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पारदर्शिता के आधार पर बच्चों पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। उनके नाम लिखने के लिए आगे आप लिख सकते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। क्लियर? अब ये कह रहा है कि पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। कह रहा है कि ऐसे हम लोग बच्चों देखते हैं जब टॉर्च या कोई जलती हुई चीज में अपना हाथ रख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा हाथ जो है ना वो लाल लाल दिखाई देता है, जैसा कि ये यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है ना। तो प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर जो हाथ है वो कौन सा? पारभासी होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि पूरी तरह प्रकाश नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी। तो हमारी हथेली क्या है? पारभासी है, क्योंकि हमें हल्का सा प्रकाश दिखता है। ठीक, हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों, अब बच्चों हमने ये सीख लिया है क्या कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है। ठीक, जो हमारे चार पार आसपास पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के दिखाई भी देते हैं। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग विभिन्न अलग अलग होते हैं, तथा वे जल में तैर भी सकते हैं और डूब भी जाते हैं। हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं वो उनमें से कुछ जल में डूब जाते हैं, कुछ जल में डूब जाते हैं और कुछ जल में तैरते हैं, अथवा पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और पारभासी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? ठोस हो सकते हैं, मुलायम होते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। अब हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ठीक, हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, स्टोर इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों, ताकि हमें आसानी से पता चल सके, यहाँ से उठा लो। इस प्रकार व्यवस्था के द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकानों के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों को अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। इस प्रकार समूहन के लाभप्रद मतलब बेनिफिट होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों का इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन अथवा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च क्लास में पढ़ेंगे। बस आपकी इस क्लास में यही जाना था कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार में किन किन डिवाइडों में बांटा जा सकता है। क्लियर? कुछ शब्द हैं। कठोर क्या होते हैं, अभिलेय क्या होते हैं, द्युतिमय क्या है, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, खुरदरा,
विलेय, पारभासी और पारदर्शी। बच्चों अभी जो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा उनमें ये कुछ टर्म मिले होंगे, यही मेन टर्म है, इनको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। कठोर बच्चों क्या होता है? कठोर वो वस्तुएं होती हैं या वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से, जिनको दबाना कठिन होता है, तो दबाना कठिन होता है, या जो दबने में बहुत कठिन होते हैं या वो दबते ही नहीं है। अगले पदार्थ वो होते हैं जो द्रव में क्या होते हैं बच्चों, नहीं घुलते। ठीक, ये क्या होते हैं, द्रव में नहीं घुलते। द्युतिमान का मतलब होता है द्युतिमय, चमकीला। ऐसी वस्तुएं जो चमकती हैं वो द्युतिमय कहलाती हैं। पदार्थ आपके लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, लोहा, ये सब क्या है, पदार्थ हो गए जिनकी वस्तुएं बनी होती। धातु का मतलब, धातु वो होती है जो चमकती हैं। ठीक, जिनमें चमक होती है वो धातुएं होती हैं। धातु में जैसे आपका लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी क्या है, आपकी धातुओं में आ जाती हैं। अपारदर्शी पदार्थ वो होते हैं या अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके आर पार हम लोग नहीं देख पाते। रुक्ष मतलब ऐसा जो बहुत ही खुरदरा हो। विलेय वो होता है जो जल या किसी द्रव में पदार्थ घुल जाए, वो क्या होता है बच्चों, उन्हें विलेय कहते हैं। पारभासी पदार्थ वो होते हैं जिनके आर पार हम पूरी तरह ना देख पाए, थोड़ा थोड़ा दिखे। और पारदर्शी जिसके आर पार हम आसानी से देख सकें, वो आपका पारदर्शी होता है। सो बच्चों इसका अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।